हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हानो ग्लोबल स्टडीज़ में। और हमने लास्ट क्लास में आपके पॉलिटी के एमसीक्यूज किए थे, ठीक है जी। और पॉलिटी के एमसीक्यूज करते हुए हमने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, सिटीजनशिप और बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। और उसके बाद हम प्रेसिडेंट पे आ गए थे, ठीक है जी। आज हम जो क्लास हमारी है वो प्रेसिडेंट से आगे की है, मतलब कि वहीं से क्वेश्चन करते हुए हम संसद से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, ठीक है जी। तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि बताइए भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था कि हमने बताया था आपको कि निर्वाचक गण है, ठीक है जी। आर्टिकल 54 में निर्वाचक गण के बारे में बताया गया है, ठीक है जी। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, जिसे एक निर्वाचक मंडल का नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाचक मंडल, जो आपके संविधान के आर्टिकल 54 में लिखा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही बैठता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए भारत के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, ठीक है जी, मुख्य न्यायाधीश का, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? ठीक है जी। तो ये आपको यही याद रखना है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम जो था वो HLJ केनिया साहब था, ठीक है जी। तो आपको ये नॉर्मल सी बात है कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्तमान, अगर आपसे कोई पूछ ले कि वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या है, तो याद रखिएगा वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो 53वें नंबर के हैं, 53, 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, जिनका नाम है सूर्यकांत। क्या नाम है? सूर्यकांत। इससे पहले जो थे 52वें नंबर के वो BR गवई साहब थे। क्या नाम थे? BR गवई साहब। और जो वर्तमान के हैं वो हैं सूर्यकांत, ठीक है जी। तो अगर आप चाहें तो 52वें नंबर के भी याद रख सकते हैं, उनका नाम था BR गवई, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपको याद रखना है, क्योंकि आपके लेटेस्ट जो एग्जाम के लिए है वो 2027 तक, जहां तक मुझे याद है 2027 तक सूर्यकांत जी हैं, ठीक है। इन्हीं का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए निम्नलिखित में से, संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन में मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दी गई थी, ठीक है। जब हम आर्टिकल 53 की बात करते हैं और आर्टिकल 75 की बात करते हैं, आर्टिकल 53 ये कहता है कि जो समस्त कार्यपालिका शक्ति हैं वो राष्ट्रपति में ही निहित होंगे, ठीक है जी। लेकिन जब आर्टिकल 75 की हम बात करते हैं तो वहां पर यह बात प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखी हुई कि अगर मंत्रिपरिषद कोई सलाह राष्ट्रपति को देती है तो क्या राष्ट्रपति उन सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है या नहीं। इंदिरा गांधी जी की सरकार में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा दी जाती थी राष्ट्रपति को, उसको बाध्यकारी बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? बाध्यकारी। तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो सलाह जो है वो क्या कर दी गई है? बाध्यकारी कर दी है। लेकिन आपका आंसर जो है वो तो बैठ गया है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति अगर चाहें तो सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपको केवल इतना ही याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इंदिरा गांधी जी की सरकार में इसको बाध्यकारी बना दिया गया था, जो मंत्रिपरिषद सलाह देती थी, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ नहीं था। तो 44वें संविधान संशोधन जो हुआ है वो मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ, ठीक है जी, 1978 में। और उसके बाद क्योंकि 77 में सरकार जो थी वो गिर गई थी, तो 78 में मोरारजी देसाई की सरकार आई और उन्होंने इस कानून को बदल दिया। कहा कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन यदि
दोबारा सलाह दी जाती है, वैसे ही सलाह दी जाती है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, दोबारा सलाह पर एक बार अपने विवेक से भेज सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किस आधार पर हटाया जाता है? उसका जो ग्राउंड है रिमूव करने का वो क्या होगा? ठीक है जी, तो मैं आपको बता दूं कि वॉयलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। ठीक है जी, और राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो दी गई है आपके संविधान के आर्टिकल 61 में। ठीक है जी, जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। क्या दी गई है? महाभियोग, कि महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है जी, यहां पर हम महाभियोग की प्रक्रिया की पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम ये बात कर रहे हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है जी, लेकिन जो उसका आधार है वो होना चाहिए, आधार की जब हम बात करते हैं तो आधार होना चाहिए संविधान का अतिक्रमण। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही हटाया जा सकता है केवल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए मई 2015 में भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया था? ठीक है जी, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड ही वो राज्य था जिसकी संविधान सभा को मई 2015 में राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया गया था। और ये आपके लिए, हालांकि ये क्योंकि उत्तराखंड से बेसिस एमसीक्यूज हमने चलाए हैं तो ये उत्तराखंड के पेपर के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है। ठीक है जी, ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए निम्नलिखित में से भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश, निम्नलिखित में से कौन मुख्य न्यायाधीश 1979 से 84 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं? ठीक है जी, तो ये मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह। ठीक है जी, एम हिदायतुल्लाह ही वो मुख्य न्यायाधीश थे जो उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं 1979 से लेकर 1984 तक। हालांकि इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी भूमिका निभाई है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बताइए निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह ही वो व्यक्ति थे। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रियम्बल को संविधान की आत्मा भी बताया था। ठीक है जी, क्या बताया था? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है जी, लेकिन जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं तो उन्होंने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है जी, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद के रूप में भी कार्य किया है, राष्ट्रपति के पद के रूप में भी कार्य किया है और साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश का तो कार्य उन्होंने किया ही है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल की अधिकतम अवधि हो सकती है? ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। ठीक है जी, हमने आपको बताया था कि 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन से सत्र? 3 सत्र। ठीक है जी, एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है शीत सत्र। ठीक है जी, कहा गया है कि ये तीनों सत्र आयोजित किए जाते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक। उसके बाद जो जून होता है वो अवकाश का महीना होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर मानसून सत्र लगाया जाता है। उसके बाद अक्टूबर जो होता है वो अवकाश का महीना होता है और नवंबर प्लस दिसंबर, और उसके बाद जनवरी फिर अवकाश का महीना होता है। फरवरी से फिर बजट सत्र की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये जो 3 महीने हैं ये तो हैं सत्र के अवकाश के। ठीक है, इसको बोलते हैं सत्र अवकाश। ठीक है, और ये जो मैं आपको बताया है ये सत्र आयोजित किए जाते हैं। लेकिन संविधान में कहा गया है कि 2 सत्रों के मध्य अधिकतम समय का अंतराल जो हो सकता है वो 6 माह का हो सकता है। कितना हो सकता है? 6 माह का हो सकता है। इस आधार को
यदि हम इस पॉइंट को फॉलो करें तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आए कि न्यूनतम कितने सत्र आयोजित किए जा सकते हैं न्यूनतम, तो आप बताइएगा 2 ही सत्र आयोजित किए जा सकते हैं अगर हम 6 महीने को फॉलो करें। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित होता है। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित होता है, किसमें निहित होता है? आर्टिकल 53 ये कहता है कि जो समस्त कार्यपालिका शक्ति हैं, समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। साथ ही साथ सभी सेनाओं का, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या फिर वायु सेना हो, ठीक है, इनका सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसके अधीन है? राष्ट्रपति के अधीन है। आर्टिकल 53 में यह बात लिखी गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आया भी हुआ है कई बार। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसान ही लगा होगा। ठीक है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर पद को भरने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया अधिकतम कितने समयावधि में पूर्ण हो जानी चाहिए? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि कितने महीने के अंदर चुनाव करा लेना चाहिए, ठीक है, कितने महीने के अंदर, तो आप आंख मूंद कर आंसर लगा दिएगा रिक्त की तिथि से 6 माह का। 6 माह उसमें ऑप्शन दिया होगा, तो 6 माह का जो ऑप्शन है वो आप बिना क्या कहते हैं किसी से पूछे 6 माह लगा दीजिएगा। ठीक है जी, और वो 6 माह ही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि हर किसी के चुनाव कराने के लिए 6 माह का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो ये आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बताइए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिकतम आयु, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिकतम आयु कितनी बताई गई? जब हम अधिकतम आयु की बात करते हैं तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 58 जो है, ठीक है, वो राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की, प्रेसिडेंट पद की योग्यता की बात करता है कि योग्यता क्या होंगे। ठीक है, योग्यता में जो पहली योग्यता है वो है भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है जी, तीसरा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है जी, साथ ही साथ चौथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1955 के तहत कोई अन्य निबंधन निर्धारित ना किए हो, उनको भी पूर्ण करता हो। ठीक है जी, तो यहां पर कोई भी अपर लिमिट नहीं लगाई गई है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो यहां पर कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये कहता है, आर्टिकल 58 के तहत ये निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन अधिकतम आयु का कोई प्रावधान यहां पर दिखाई नहीं देता है आर्टिकल 58 के तहत। ठीक है, मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बता रखी है कि आप चाहें तो उस ट्रिक के तहत भी राष्ट्रपति से संबंधित सभी आर्टिकल को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं? ठीक है जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1952 से लेकर 57 तक, ठीक है जी, और 1957 से लेकर 1962 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। ठीक है, इतना मैंने आपको कल भी बताया था कि आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो सूची है नंबर की वो जरूर याद कर लीजिएगा। 2-4 क्वेश्चन जैसे कोई निर्विवादित कौन चुना गया है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल जरूर याद रखिएगा, वहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल के सदस्यों में कौन कौन शामिल होता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं
कि जब उपराष्ट्रपति जी का चुनाव होता है तो वहां पर लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भागीदार होते हैं। वहां पर राज्य विधानसभाओं का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहां पर संसद के दोनों सदस्य, ठीक है जी, फ्रॉम द बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों सदनों के सदस्य चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, सभी भागीदार होते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है, ये केवल उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए बात कही गई है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको बताया था कल कि आर्टिकल 63 जब पढ़ते हैं तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्य के गठन की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, जब हम नए राज्यों के गठन के निर्माण की बात करते हैं तो आर्टिकल 3 जो है वो ये कहता है कि आप नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, उनका नाम परिवर्तन कर सकते हैं, और जो ऐसी प्रक्रिया है उसको साधारण बहुमत से पारित कराया जाएगा। साधारण बहुमत से इससे संबंधित अगर कोई विधेयक आता है तो उसको केवल साधारण बहुमत से ही पारित करा लिया जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कई बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 1 जो है वो संघ और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। ठीक है जी, आर्टिकल 4 जो है वो अनुष्ठानिक जो नए राज्यों का निर्माण होता है उनके लिए कार्यपालिका से संबंधित प्रशासनिक संरचनाओं का निर्माण की बात करता है। आर्टिकल 5 जो है वो नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में बताता है। ठीक है जी, कि संविधान के लागू होने पर किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है जी, उसके बारे में बात करता है। लेकिन जब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बताइए, निम्न में से किसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संसदीय विशेषाधिकार कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, आर्टिकल 105 में संसदीय विशेषाधिकार दिए गए हैं। संसद का मतलब है जो संसद के सदस्य हैं, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के लिए ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर किसके लिए नहीं है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रपति के लिए ये नहीं है। ठीक है, भारत, और साथ ही साथ मैं बता दूं, जब हम संसदीय विशेषाधिकारों की बात करते हैं, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार जो है, आपसे कोई पूछे कि कहां से लिए गए हैं, हमने लिए हैं हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिटेन से लिए हैं। और ब्रिटेन में हमने एक्चुअल में जो संविधान है, संविधान में लिखे नहीं है संसदीय विशेषाधिकार, हमने केवल एक लाइन जोड़ दी है कि वही विशेषाधिकार होंगे जो हाउस ऑफ कॉमन के सदस्यों को प्राप्त हैं। ठीक है जी, हमने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि उनसे जो प्रावधान थे उनको कम से कम हूबहू लिख तो दें, तो हमने बस इतना ही लिख दिया है कि जो ब्रिटेन के संविधान में जो हाउस ऑफ कॉमन के लिए जो विशेषाधिकार हैं वही अधिकार भारतीय संसदीय विशेषाधिकार होंगे। राष्ट्रपति के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है वो सर्वोच्च पद होता है, उसके लिए अपवाद है, विशेषाधिकार जो है वो अपवाद की कैटेगरी में आते हैं, तो राष्ट्रपति के लिए बहुत सारी छूट दी गई हैं आर्टिकल 361 के तहत भी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, भारत में भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की हमने कल बात की थी कि संयुक्त अधिवेशन हमेशा आर्टिकल 108 के तहत होता है। जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, लेकिन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता की जब हम बात करते हैं वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है जी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही क्या की जाती है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। और जो कोई विधेयक लाया जाता है, मतलब जो विधेयक, पुराने विधेयक पर जिस पर बातचीत हो रही थी, विवाद हुआ था, उस विधेयक को हमेशा साधारण बहुमत से पारित कराना होता है। कैसे पारित कराना होता है? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब है उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। ठीक है जी, इसमें कोई नया विधेयक पेश नहीं किया जाता। तो यहां पर पूछा है कि बताइए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति जी नहीं, ये तो बुलाते हैं। राज्यसभा के सभापति जी नहीं,
लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। लोकसभा के अध्यक्ष ही क्या करते हैं, अधिवेशन को अध्यक्षता करते हैं न्यायाधीश के बारे में। ऐसा कोई बात आर्टिकल 108 में नहीं कही गई है। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए वर्तमान में भारत के कौन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। जब हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, भारत के महान्यायवादी की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं आर्टिकल 76 की। ये जो है ये तो सब पुराने हो गए हैं। वर्तमान की मैं बता देता हूं, लेटेस्ट कौन है। ठीक है जी, आर वेंकट रमणी। ठीक है जी, वर्तमान जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो है आर वेंकट रमणी जी। ठीक है, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, भारत के महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत के प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, इनके लिए जब हम योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होती है। साथ ही साथ राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जब हम हटाने की बात करते हैं तो नई सरकार जब चुनकर आती है तो राष्ट्रपति, क्योंकि ये व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं, तो नई सरकार आने पर नए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है आमतौर पर। ठीक है जी, ये चलन में ही है, परंपरागत में है। ठीक है, कार्य की हम बात करें तो कार्य की बात यह है कि सरकार की ओर से जो केस लड़ने का कार्य है संघ की ओर से वो करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। साथ ही इन्हें संसद में बोलने का अधिकार होता है, भाषण देने का अधिकार होता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है। स्टार लगा के रखिएगा, मतदान का अधिकार नहीं है। कहां पर? संसद में। ठीक है जी, बोलने का अधिकार है, भाषण का अधिकार है, कोई भी विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं दे सकते। ठीक है जी, याद रखिएगा। बताइए संसद में स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, जब एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है तो यह हमेशा तभी लाया जाता है जब कोई अति आवश्यक मुद्दा हो। ठीक है जी, और वो भी सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए, पब्लिक डीलिंग से संबंधित कोई ऐसा मुद्दा हो जिससे बहुत बड़े क्षेत्र को क्या हो रहा हो, रिलेटेड हो उससे। ठीक है जी, तो यहां पर लिखा होगा कोई सार्वजनिक क्षेत्र का मुद्दा कोई है। ठीक है, ये रहा। सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने का होता है। जब स्थगन प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उस दिन की सभी कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है, केवल उस सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दे पर ही बात होती है। ठीक है, इसमें कोई विपक्षी द्वारा मंत्रियों की सूचना देना या कटौती प्रस्ताव, कतिपय संसद सदस्यों के हिंसक व्यवहार पर रोक लगाने हेतु मांग की बात की, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, केवल बात होती है सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बात होती है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बताइए राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है जी, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है जी, आर्टिकल 61 जो है वो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया की बात करता है। महामहिम के लिए महाभियोग प्रक्रिया है। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया के बारे में यहां पर लिखा हुआ है कि महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, कोई न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जाती है तो उसके लिए सबसे पहले तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। क्या देना होता है? 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। ठीक है, उसके अलावा जो संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, उस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है जी, 1/4 सदस्यों के। ठीक है, साथ ही साथ जब इसको पेश किया जाता है तो फिर इसको विशेष बहुमत से पारित कराना होता है। ठीक है, दोनों सदनों से, जब ये दोनों सदनों में, और साथ ही साथ राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का भी पूरा क्या कहते हैं अवसर दिया जाता है। अगर वो चाहे तो अपना अवसर खुद भी मतलब कि खुद भी बातचीत कर सकते हैं अपने लिए, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को वो नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, और लेकिन राष्ट्रपति उसके बीच जो कार्य किए हैं वो कोई भी कार्य समाप्त नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो अपना कार्य होते हैं वो हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा का सभापति मैंने कल ही बताया था कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के
उपराष्ट्रपति होते हैं। और ये जो वेतन लेते हैं वो भी राज्यसभा के सभापति के रूप में ही अपना वेतन ग्रहण करते हैं। ठीक है जी। तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। आर्टिकल 89 के क्लोज 1 में ये बात लिखी गई है। ठीक है जी। बस इतना ही याद रखना है कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में होते हैं और ये एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जो सदन की अध्यक्षता करते हैं। उसके बावजूद ये सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है जी। सदन के सदस्य नहीं है, उसके बावजूद भी सदन की क्या कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं, जो चुने जाते हैं, ठीक है, चुनने के बाद उनके नीचे एक व्यक्ति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। तो अपना जो त्याग पत्र है वो केवल उपराष्ट्रपति को ही सौंप देते हैं और उपराष्ट्रपति को अगर अपना त्याग पत्र देना है तो वो राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ठीक है जी। इतना ही याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए अच्छा, ये क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, 1 मिनट रुकिएगा, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहां पर अभी तक हमने 250 क्वेश्चन जो थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। ठीक है जी। 250 क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी। बताइए वर्तमान लोकसभा, ठीक है जी, वर्तमान में कौन सी लोकसभा है। ठीक है जी। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में चल रही है 18वीं लोकसभा। ठीक है। कौन सी चल रही है, 18वीं लोकसभा चल रही है। लोकसभा सत्र है ये। ठीक है। जो 2024 से लेकर 2029 तक चलेगा। ठीक है। अगर हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष तो ओम बिरला जी हैं। कौन है, ओम बिरला। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं 17वीं लोकसभा। ठीक है जी। 17वीं लोकसभा जो थी वो थी 2019 से लेकर 2024 तक। ठीक है। अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष भी ओम बिरला जी ही थे। ठीक है। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष दोनों के ही कौन है, ओम बिरला जी हैं। ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बताइए भारत की संसद ने किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत प्रभावी बनाने हेतु नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के विरुद्ध अवैधानिक कृत्यों का दमन अधिनियम 1922 को पारित किया है। ठीक है। कौन सा ऐसा कानून था जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जिसने नागरिक उड्डयन की सुरक्षा से संबंधित कानून को प्रभावी बनाने के लिए 1982 का अधिनियम पारित किया है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मॉन्ट्रियल अभिसमय था, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन था 1971 का, जिसके तहत 1982 में नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के विरुद्ध अवैधानिक कृत्यों का दमन अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये उत्तराखंड में ही आया हुआ है। ठीक है जी। तो आप समझ सकते हैं उत्तराखंड में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बताइए निम्नलिखित में से 253 क्वेश्चन है। ठीक है जी हाँ, 253। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्न में से किस वाद में 4-1 के बहुमत से निर्णय लेते हुए मृत्युदंड से संबंधित पुनरावलोकन याचिकाओं की सुनवाई खुले न्यायालय में होगी? किस निर्णय में ऐसा कहा था? ठीक है। तो ऐसा जो है वो मोहम्मद आरिफ बनाम रजिस्ट्रार केस में 2014 में कहा गया था। ठीक है। तो याद रखिएगा 2014 में मोहम्मद आरिफ बनाम रजिस्ट्रार उच्चतम न्यायालय केस में, सुप्रीम कोर्ट केस में ऐसा कहा गया था कि मृत्युदंड से संबंधित पुनरावलोकन की जो याचिकाएं हैं उनकी जो सुनवाई है वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, सभी को पता लगना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हर किसी व्यक्ति के कुछ ना कुछ हित जुड़े होते हैं। ठीक है। तो उनको ये जानने का अधिकार है कि कैसे मृत्युदंड से संबंधित कानूनी कार्रवाई होती है। ठीक है। बात करते हैं निम्न में से कौन सा हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा
असंवैधानिक घोषित किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कौन सा ऐसा निकाय है इनमें से, कौन सा जो है वो घोषित किया गया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से केवल एक ही ऐसी संस्था है जिसे 2014 में, ठीक है जी, राष्ट्रीय कर अधिकरण 2014 में, हालांकि ये बनी थी 2005 में, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 2005 की है, ठीक है जी। और 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है जी। क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया था, ठीक है। किसी भी चीज को असंवैधानिक तभी घोषित किया जा सकता है जब वो किसी संविधान के किसी रूप के, अर्थात किसी स्वरूप के, किसी क्लॉज के विरुद्ध हो जाए, ठीक है जी। तो तभी उसको क्या किया जा सकता है? असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, ठीक है। कोई आर्टिकल बात कह रहा हो इसके विपरीत और उसके लिए कोई संस्था गठित कर दी गई है तो उसको आधार बनाकर क्या किया जा सकता है? इसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, ठीक है जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बताइए निम्न में से किस विनिश्चय में उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 की संवैधानिक वैधता को स्वीकार किया, किंतु यह भी सुझाव दिया कि इस धारा को संसद द्वारा पुनर्गठित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये केस था मंजूर अली खान यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का यह केस था, ठीक है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 की संवैधानिक वैधता को स्वीकार करते हुए सुझाव दिया था कि इस धारा को संसद द्वारा पुनर्गठित अर्थात पुनः इसको जीवित कर देना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं कि आप भारत में उत्तराखंड में जब हम क्वेश्चनों की बात करते हैं तो उत्तराखंड में केसेस से संबंधित जो पर्सन हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा कि जो केसेस वाले केस हैं उनके जो, चाहे वो मंजूर अली केस है, ठीक है, वो चाहे वो शहादत अली केस है, कोई भी केस है, उनको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन की संभावनाएं ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बताइए किस विधि अधिकारी के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार प्राप्त है? अभी अभी हमने बात की थी कि आर्टिकल 76 जो है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो वर्तमान में आर वेंकटरमणी हैं, उनको यह अधिकार देता है कि वो दोनों सदनों में बोलने का अधिकार रखते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं रखते हैं। क्या नहीं रखते हैं? मतदान का अधिकार नहीं है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, मतदान का अधिकार नहीं है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे पहले ही मैंने आपको ये बता भी दिया था। बताइए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद किसके द्वारा निर्णित किए जाएंगे, अर्थात किसके द्वारा उनका समाधान किया जाएगा, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि यदि संघ के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर किसी भी चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका जो निर्धारण है वो हमेशा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा के रखिएगा और मैंने आपको आधार भी बता दिया है कि अगर आप चाहें तो अगर केंद्र के स्तर पर कोई ऐसी संस्था पूछी जाती है तो आप उसका आंसर जो है वो सीधा डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं? संसद लगा सकते हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय लगा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य न हो तो वह निम्न में से कितनी अवधि से अधिकतम के लिए मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं मंत्री परिषद की तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। यहां पर प्रधानमंत्री जी को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सदन का व्यक्ति हो या ना हो, उसको 6 माह के लिए, अधिकतम 6 माह के लिए मंत्री पद के लिए नियुक्त करवा सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि सलाह जो है वो प्रधानमंत्री जी की होती है और नियुक्त करने का कार्य ही राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है जी। तो कितने माह के लिए अधिकतम नियुक्त हो सकता है कोई भी मंत्री? यदि वो कोई सदन का सदस्य नहीं भी है तो मात्र
6 माह के लिए। यदि वो 6 माह के अंतर्गत किसी भी सदन की सदस्यता, लोकसभा या राज्यसभा के सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो वो सदन का सदस्य अर्थात मंत्री बना रहेगा, अन्यथा उसका उपद क्या है, अधिकतम 6 माह बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी। बताइए, निम्नलिखित में से संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रम संबंधित समिति, सार्वजनिक उपक्रम संबंधित की बनावट निम्नलिखित में से कैसी है? ठीक है, जब हम सार्वजनिक उपक्रम समिति की बात करते हैं तो सार्वजनिक उपक्रम समिति का जो गठन है वो किया गया है कृष्ण मेनन समिति की सिफारिशों पर किया गया था। किसके किया गया था? कृष्ण मेनन समिति। और कृष्ण मेनन समिति 1964 की है, 1964 की। सार्वजनिक उपक्रम का मतलब है कि जितने भी सरकार के सार्वजनिक उपक्रम है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% या 51% से अधिक है, उन सभी के लेखाओं की जांच करने का कार्य सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति को दिया गया था। ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति के बारे में मैं आपको बता दूं, टोटल 22 सदस्य होते हैं, क्योंकि यह संयुक्त संसदीय समिति है। कैसी है? संयुक्त संसदीय समिति का उदाहरण है। ठीक है जी। तो इसमें टोटल जो होते हैं वो 22 सदस्य होते हैं। टोटल कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य। 22 में से 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और जो 7 जो हैं वो हैं राज्यसभा से। ठीक है जी। नॉर्मल क्वेश्चन है, तो यहां पर 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा लिखा होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है जी। मैंने आपको सारी डिटेल्स के बारे में बता दिया है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि कोई भी मंत्री सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या फिर प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं होता। किसी भी मंत्री को यहाँ का इसका सदस्य नहीं बनाया जाता है। ठीक है। जब हम सार्वजनिक उपक्रम समिति की अध्यक्ष की बात करते हैं तो उसके अध्यक्ष का जो चुनाव है, मतलब कि अध्यक्ष को जो मनोनीत करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है जी। लोकसभा के अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब हम राज्य की सीमाओं में परिवर्तन की बात करते हैं तो अभी हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 3, ठीक है, जिसमें राज्यों के नाम परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन की बात की गई थी। ठीक है। तो नए राज्यों का प्रवेश जो है वो आर्टिकल 2 के तहत दिया जाता है। ठीक है। तो यहां पर जब हम नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की बात करते हैं तो वो पूछ रहा है कौन से बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। तो संसद द्वारा 2/3 बहुमत विधायी प्रक्रिया, जी नहीं, ये भी नहीं है। संसद के और संबंधित राज्यों के साधारण बहुमत की प्रक्रिया द्वारा, जी नहीं। संसद के साधारण बहुमत की विधायी प्रक्रिया द्वारा। ठीक है। तो संसद के साधारण बहुमत की विधायी प्रक्रिया द्वारा नए राज्यों के सीमाओं में, मतलब कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है जी। स्टार लगा के रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा केस राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए संबंधित राज्य में अधिवास के बिंदु से संबंधित है? ठीक है जी। कौन सा ऐसा वाद था, कौन सा ऐसा केस था जिसमें राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए अधिवास के बिंदु को आधार बनाया गया था? ठीक है जी। पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य तभी हो सकता था जब वो उस राज्य का अधिवासी हो। ठीक है जी। अर्थात उस राज्य का नागरिक, उस राज्य की क्या कहते हैं, मूल निवासी हो। ठीक है। लेकिन बाद में अधिवास के बिंदु पर चर्चा हुई कि कोई व्यक्ति यदि 6 महीने या 6 महीने के बाद से वहां पर रह रहा है, ठीक है जी, तो उसके लिए अधिवास शब्द का यूज किया गया था। ठीक है। ये बात हुई थी कुलदीप नायर केस बनाम भारत संघ में। ये हुआ था 2007 में। ठीक है जी। कब हुई थी? 2007 में। और सरकार ने 2007 के बाद ही, जी नहीं, ये 2006 की बात है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये बात है 2006 की। ठीक है। 2006 के बाद ही सरकार ने अधिवास से संबंधित, जो मूल निवास से संबंधित योग्यताएं थी, उसको समाप्त करके खुले मतदान की व्यवस्था कर दी थी और साथ ही साथ अधिवास वाले कॉन्सेप्ट को हटा दिया था। उन्हें कहा था कि कोई भी राज्य का कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के चुनाव में भागीदार हो सकता है। ठीक है जी। तो ये वाले पॉइंट जो है यहां पर बात की गई थी। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, राज्य सूची में किस विषय में कौन सा कुमेलित है, मतलब कौन सा युग्म जो है
वो असंगत है या गलत है। हमें यहां पर गलत बताना है, पहले तो हमें सही ढूंढने पड़ेंगे। तो पहले ऑप्शन ए पर चलते हैं। राज्य सूची में किस विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति आर्टिकल 249 में निहित है। ठीक है, आर्टिकल 249 कहता है कि यदि राज्यसभा चाहे तो राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ को सौंप सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है और ये तो पूछ रहा है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बताइए, यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो अर्थात लागू हो रखी हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 250 के तहत दी गई है। ये बात भी सही है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो रखी है तो संसद चाहे तो आर्टिकल 250 को आधार बनाकर राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। हालांकि ऐसा कानून जो है वो केवल एक साल के लिए ही आई थिंक लागू रहता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। बताइए, 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति 251 में दी गई है। नहीं जी नहीं, ये जो दी गई है ये दी गई है 252 में। ठीक है, आपको यही आर्टिकल याद रखना था। यहाँ पर ये थोड़ा क्वेश्चन जो है थोड़ा कहते हैं कि मॉडरेट से ऊपर के लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इतने सारे आर्टिकल पता हो तो ये बहुत ही रेयर केस होता है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता है। ठीक है, अब मैंने तो एकदम से बता दिया कि आर्टिकल 252 में ऐसा कहा गया कि 2 या 2 से राज्यों के लिए यदि सहमति से विधि बनानी है संसद की शक्ति जो है वो आर्टिकल 252 में है। और अंतर्राष्ट्रीय तो ये गलत जो है वो गलत कौन सा ऑप्शन है, आर्टिकल सी है, ऑप्शन नंबर सी। और अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान ये 253 है। ये भी सही है कि अगर संसद चाहे तो आर्टिकल 253 को आधार बनाकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने के लिए किसी भी सूची पर कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है जी, तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो गलत बैठता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है कई बार। ठीक है जी, उसने पूछा है कि भारत के एक संसद सदस्य या राज्य विधायिका सदस्य को सिविल कार्यवाही, ठीक है जी, के तहत सत्र के पहले और बाद में कितने दिन के अंदर बंदी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है जी, टोटल याद रखिएगा 40 दिन से पहले। जब हम संसदीय विशेषाधिकारों की बात करते हैं, ठीक है जी, आर्टिकल 105 के तहत 105 जो है संसदीय विशेषाधिकारों की बात करता है। ठीक है जी, संसदीय विशेषाधिकारों में जो पहले व्यक्तिगत अधिकार दिए गए हैं और सामूहिक अधिकार दिए गए हैं उन्हीं अधिकारों में ये बताया है कि सदन का कोई भी सदस्य, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर वो राज्य विधानसभा का ही सदस्य क्यों ना हो, ठीक है, उन पर 40 दिनों सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और सत्र शुरू होने के 40 दिन बाद तक कोई विधिक कार्यवाही अर्थात सिविल कार्यवाही नहीं की जा सकती। ठीक है जी, तो ये बात जो है संसदीय विशेषाधिकार के आर्टिकल 105 में ही लिखी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में वर्तमान स्थान आवंटन का पुनः समायोजन कब किया? पुनः समायोजन नियत किया गया है। ठीक है जी, कब तक का नियत किया गया है? वर्तमान में आपको बता दूं 2026 तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में वर्तमान समय स्थान जो है वो आवंटन किया गया है और ये बनाया गया है 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है। 1971 की जनगणना को आधार बनाकर ये बात कही गई है। ठीक है जी, याद रखिएगा। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि कब तक के लिए हमने जो सीटें हैं वो नियत की हुई हैं, जिसके बाद हम सीटों को बढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो हो सकता है कि 2029 के चुनाव में 29 के चुनाव से पहले ही परिसीमन आयोग का गठन किया जाए, जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों में बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिले। और आपने देखा है कि इसीलिए नई पार्लियामेंट का भी गठन किया गया है, नई संसद बनाई गई है, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ही बनाई गई है, सीटें जो हैं बढ़ाकर बनाई गई है। ठीक है, तो ये सब जो है आप याद रखिएगा 2026 तक किया गया है और 2026 तो चल ही रहा है। ठीक है, बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति के पास निम्न में से एक पद भी होता है। तो एक पद होता है राज्यसभा के उपसभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है वो
काम करते हैं। किसके काम करते हैं? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये तो हमने कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन घुमा फिरा कर आता है, तो इसलिए आपको, ठीक है। बताइए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किए कर सकता है? तो केवल 2 ही सदस्य। कितने? केवल 2 ही सदस्य। आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, कौन से? आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को मनोनीत किया जा सकता था। क्या किया जा सकता था? मनोनीत, 2 सदस्य। ठीक है, लेकिन 2019 में संशोधन करके इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? समाप्त। तो वर्तमान में, अगर आपके पेपर में आएगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में लोकसभा में, मतलब कि लोकसभा में, संसद में, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, तो अब जो है ये कॉन्सेप्ट जो है समाप्त हो चुका है। लेकिन मनोनीत पहले कितने होते थे? 2 होते थे। ठीक है जी, तो ये पहले के क्वेश्चन के आधार पर है, लेकिन वर्तमान में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बता दीजिएगा 2019 में व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसलिए लोकसभा की जो वर्तमान में अब जो टोटल संख्या है वो कितनी है? 550 है। पहले कितनी हुआ करती थी? 552 हुआ करती थी, 552। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य के रूप में कितने व्यक्ति मनोनीत कर सकता है? कल ही हमने बताया था कि 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जो समाज सेवा के क्षेत्र से और क्या कहते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र से अगर कोई संबंधित है, तो ऐसे 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है जी, तो 238 प्लस 12, ठीक है जी, टोटल सदस्य जो होते हैं वो 250 होते हैं। 238 जो हैं वो हैं स्टेट प्लस यूटी से निर्वाचित हैं, और 12 जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। ठीक है, ये नंबर भी याद रखिएगा आप, ये नंबर भी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है, अभी अभी बताया है कुछ। ठीक है, 250। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हैं, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हैं, उनके विपक्ष में कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ? तो नीलम संजीव रेड्डी ही एक से व्यक्ति थे राष्ट्रपति के पद के लिए जिनके विपक्ष में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था। तो जब कोई विपक्ष में खड़ा ही नहीं है तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? विजय घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, भारत के उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, फर्स्ट उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, निम्न में से कौन सी जनगणना को, ये अभी मैंने बताया था कि निम्न में से कौन सी जनगणना भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के मत मूल्यों के लिए आकलन का आधार है? ठीक है जी, चाहे वो राष्ट्रपति के चुनाव हो या कोई भी ऐसा कृत्य हो, चाहे वो लोकसभा की सीट हो, राज्यसभा की सीट हो, राज्य विधानसभाओं की सीट हो, ठीक है, उन सभी के लिए 1971 की जनगणना को ही क्या बनाया गया है? आधार बनाया गया है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, संसद में, संसद के किसी भी सदन के लिए गणपूर्ति क्या होती है? ठीक है जी, गणपूर्ति का मतलब होता है कि सदन में न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित हों ताकि सदन की कार्यवाही को चलाया जा सके। क्या किया जा सके? सदन की कार्यवाही को चलाया जा सके। तो वर्तमान जो हम संविधान की बात करते हैं, तो उपस्थित सदस्य संख्या सदन में जो इतने भी सदस्य होते हैं उसका 1/10 भाग कितना होता है जी? 1/10 भाग, याद रखिएगा। 1/10 भाग जो है वो ऑप्शन के रूप में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1/10 ऑफ द प्रेजेंट मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन जो है 1/10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए, निम्न में से
17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है जी, 17वीं लोकसभा अभी मैंने बताया था कि ओम बिरला जी थे। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला ही थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी लोकसभा है जिसमें प्रथम महिला अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, तो याद रखिएगा मीरा कुमार जो थी वो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है जी, तो लोकसभा में पहली महिला ऐसी थी जिनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है जी, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगता है कुछ दिक्कत हो गई है, ये मार्कर नहीं चल रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। इसको अगर दोबारा चला दें हम तो शायद चल पाए। हम थे कौन से क्वेश्चन पर थे जी? हम 273 आई थिंक 273। चलिए जी, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में हम बात कर रहे थे। अभी हमें मैंने बताया कि ओम बिरला जी जो हैं, ये कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम कुछ क्वेश्चनों पर वैसे ही बात कर लेते हैं, ये हमने बता ही दिया है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग पर प्रस्ताव पर संसद के कितने सदन के कितने सदस्य जो हैं हस्ताक्षर करें तब वो पेश किया जा सकता है। मैंने अभी भी बताया था, इससे पहले भी जब हम महाभियोग की प्रक्रिया की बात कर रहे थे मैंने पूरी महाभियोग की प्रक्रिया बताई थी कि 14 दिन पहले नोटिस देना होता है, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं, तो 1/4 सदस्य अगर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो सदन में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है उसको पारित करवा देते हैं, मतलब कि पेश करने के लिए। महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल 61, इससे पहले हम बात कर चुके हैं। ठीक है जी, राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होती है? ठीक है जी, तो याद रखिएगा राज्यसभा सदन के मामलों में स्थायी सदन कहलाता है, जिसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है जी, न्यूनतम आयु की अगर हम बात करें तो न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। कितनी होती है जी? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। इसीलिए राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संसद बनी है, ये तो हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही आर्टिकल 79 ये कहता है कि लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति को मिलाकर ही संसद का निर्माण होता है। ठीक है, भारत में आकस्मिक निधि की जब हम बात करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, आकस्मिक निधि जो है आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, और यहीं पर ही बताया गया है कि जो आकस्मिक निधि है उसका स्रोत जो है संचित निधि होती है। आर्टिकल 266 के क्लोज 1 में दी गई है। ठीक है जी, 266 के क्लोज 1 में दी गई है। ठीक है, पता नहीं क्यों गड़बड़ हो गया है कुछ। ठीक है, आकस्मिक निधि। ठीक है, लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा कि स्थापित कब की गई है तो 1950 में की गई है। आकस्मिक निधि का जो पैसा है वो खर्च कर सकते हैं केवल राष्ट्रपति के नियंत्रण में ही पूरी आकस्मिक निधि होती है। इमरजेंसी फंड है एक्चुअल में ये। ठीक है जी, कंटीजेंसी फंड जिसको हम बोलते हैं कि यदि इमरजेंसी में हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम इससे पैसा खर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, बात करते हैं निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति का कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकते हैं। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको एक टेबल के थ्रू समझाना पड़ेगा। ठीक है जी, और ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।